Hello students, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी पार्ट थर्ड में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स रिलेटेड विद द लिगेंड्स। किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले दो मेजर फैक्टर्स होते हैं। पहले फैक्टर्स होते हैं जो कि मेटल आयन और मेटल या मेटल परमाणु से रिलेटेड होते हैं, और दूसरे तरह के वे फैक्टर्स हैं जो लिगेंड से जुड़े हुए कारक होते हैं और वो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से जुड़े हुए सभी कारकों का अध्ययन किया था। तो आज की इस क्लास में हम लिगेंड से जुड़े हुए सभी कारकों का अध्ययन करेंगे जो किस प्रकार से किसी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इन कारकों में जो मुख्य मुख्य कारक हैं जिनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है चार्ज एंड साइज ऑफ द लिगेंड्स, बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, चिलेट इफेक्ट, size of the chelate ring, number of the chelate ring and steric hindrance। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर है वो है चार्ज एंड साइज ऑफ द लिगेंड। अब लिगेंड पर अधिक आवेश एवं कम त्रिज्या मान हो तो धातु के साथ प्रबल बंध बनाता है तथा इससे मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। परंतु यदि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में यदि लिगेंड्स का आकार बड़ा हो तो उनके स्वयं के मध्य भी प्रतिकर्षण प्रभाव कार्य करने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल और लिगेंड के बीच का बंध अपेक्षाकृत कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो इसका सीधा सीधा असर उस मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में पड़ता है, और जब ये मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड अगर कमज़ोर होता है तो उनका स्थायित्व भी अपेक्षाकृत घटने लग जाता है। तो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है कि लिगेंड पर आवेश अधिक हो तथा उसका साइज कम हो, तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसके कारण उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी अधिक हो जाती है। सेकंड फैक्टर है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। बेसिसिटी जैसा कि आपने पढ़ा है, इसका अर्थ है कि लिगेंड जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दान करता है, तो ये प्रवृत्ति किसी भी लिगेंड की क्षारकता कहलाती है। तो अगर लिगेंड का प्रबल क्षारीय होना अर्थात तीव्रता से धातु परमाणु अथवा आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि वह मेटल कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी एक दाता परमाणु के लिए उस लिगेंड की क्षारकता में वृद्धि के साथ कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मान में भी वृद्धि होती है। यानी लिगेंड की क्षारकता में वृद्धि होगी तो जो लोग बीटा का मान है उसके अंदर भी, जिसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से ही जाना जाता है, उसके मान में भी वृद्धि होगी। और लोग बीटा एन के मान में वृद्धि होने का मतलब है कि उस मेटल कॉम्प्लेक्स का उतना ही अधिक स्थायी होना। थर्ड इसके अंदर जो इफेक्ट है वो है किलेट इफेक्ट। किलेट, अब किलेट में जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के साथ संकुलन में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है
जिसे किलेट रिंग कहते हैं। और किलेट रिंग बनने से इनकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है, और किलेट रिंग बनने से किसी मेटल कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व अधिक होना, यह किलेट इफेक्ट कहलाता है। तो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी अधिक किलेट रिंग्स की संख्या होगी उतना ही अधिक वह कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा। तो मोनोडेंटेट लिगेंड से बने कॉम्प्लेक्स की तुलना में किलेट कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक साइक्लिक संरचना बन जाती है। यदि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉपर आयन का, यहाँ आप देख रहे हैं कॉपर आयन का बना 2 कॉम्प्लेक्स इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। एक है अमोनिया के साथ और दूसरा है इथाइलिन डायअमीन के साथ। तो इनके कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो इथाइलिन डायअमीन के साथ जो बन रहा है, जिसके अंदर वो लोग के का मान या इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान अगर कहें, तो अमोनिया के साथ बने हुए मेटल कॉम्प्लेक्स में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 11.9, जबकि इथाइलिन डायमीन के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स की ये वैल्यू है 20। तो इस प्रकार से जितना किसी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होती है उतना ही वह मेटल कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होता है। तो किलेशन किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को बढ़ाता है, यानी किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर किलेट रिंग बन रही है तो उससे उसका स्थायित्व प्रभावित होता है, और यह प्रभावी किलेट इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट इसमें आता है वो है साइज ऑफ किलेट रिंग। अब अगर साइज की बात करें तो अलग अलग आकार की अलग अलग आकार वाले मेटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनते हैं। तो सामान्यतया 5 या 6 सदस्य वलय वाले किलेट सर्वाधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि संख्या में परमाणु उपस्थित होने पर वलय में विकृति बहुत कम रह जाती है, यानी उनके अंदर स्ट्रेन बहुत कम रह जाता है। अगर लिगैंड में द्विबंध नहीं है तथा वह 5 या 6 सदस्य दोनों प्रकार के रिंग बना सकते हैं, तो 5 सदस्य वाले वलय वाले जो किलेट हैं वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। यानी 5 और 6 सदस्य वलय वाले अगर किलेट की भी अगर हम तुलना करते हैं तो उनमें 5 सदस्य वाले किलेट अधिक स्थायी होते हैं। तो वलयों में परमाणुओं की संख्या 6 से अधिक होने पर किलेट की स्टेबिलिटी कम होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस एक काम करता है, जिसकी वजह से उनके स्थायित्व प्रभावित होता है और उनके लोग बीटा का मान कम होने लगता है। एक ही लिगैंड यदि एक से अधिक वलय बना सकता है तो किलेट का स्थायित्व और भी बढ़ जाता है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट जो एक फैक्टर आता है वो है नंबर ऑफ किलेट रिंग्स, यानी किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में यानी किलेट में किलेट रिंग भी उसके स्थायित्व को प्रभावित करता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स में किलेट रिंग की संख्या बढ़ने से उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यदि हम एग्जाम्पल देखें, इथाइलिन डायमीन जिसको शॉर्ट में EN, स्मॉल e और स्मॉल n लेटर से लिखा जाता है, EN लिगैंड से बने इस मेटल कॉम्प्लेक्स में 2 किलेट रिंग बनती हैं और उसके लोग बीटा का मान हो जाता है 4.9, जबकि
डाईइथाइलिन ट्राइएमीन, जिसको DIEN सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, से बने कॉम्प्लेक्स में जिसके अंदर 4 रिंग्स बनती हैं और उनमें log बीटा का मान 7 हो जाता है। यानी इन दोनों के अगर हम log बीटा के मान की तुलना करते हैं तो जिसके अंदर 4 रिंग बनती है उसके log बीटा का मान अधिक होता है, इसलिए इसका स्थायित्व भी अधिक होगा। लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है स्टेरिक हिंडरेंस, त्रिविमीय बाधा। तो यदि किसी डोनर ग्रुप के निकट कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो तो त्रिविमीय बाधा के कारण कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व घट जाता है, यानी उसकी वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उनकी स्टेबिलिटी प्रभावित हो जाती है। यहाँ एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इसमें आप देखें, निकल आयन के 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन कॉम्प्लेक्स, इसमें 2 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक पहले जो स्ट्रक्चर है उसमें log बीटा का मान है 21.8, जबकि दूसरी स्ट्रक्चर में log बीटा का मान है 17.8। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि दूसरी स्ट्रक्चर में आप जो n एटम जो है उसके पास में आप देख रहे हैं एक CH3 समूह जुड़ा है, उसके पास वाले कार्बन पर CH3 समूह जुड़ा है। तो इस मिथाइल ग्रुप के कारण यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होता है और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व कम हो जाता है, तो log बीटा का मान यहाँ पर कम हो जाता है और यह अपेक्षाकृत कम स्थायी हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर 2,2- बाइपिराडीन, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 2,2- बाइपिराडीन की। तो यहाँ पर नंबरिंग से आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की स्थिति को दिखाया गया है, क्योंकि ये दोनों रिंग्स के 2 कार्बन परमाणुओं से ये जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे इस बाइपिरिडीन को कहा जाता है 2,2- बाइपिरिडीन। अब अगर इस 2,2- बाइपिरिडीन की तथा अगर इसकी दोनों रिंग्स की छठा जो कार्बन परमाणु है उस पर अगर कोई भारी समूह जुड़ा है, कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ होता है, तो धातु पर त्रिविमीय प्रतिकर्षण बढ़ जाने के कारण संकुल का स्थायित्व घट जाता है। अगर हम 2,2 बाइपिरिडीन की बात करें, किसके साथ कंपेयर करें? उस मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर करें जिसके अंदर दोनों 6 कार्बन परमाणु जो है किसी भारी समूह से जुड़े हुए होते हैं, छठा कार्बन। तो अगर दोनों के स्थायित्व की तुलना करें तो वह बाइपिरिडीन, जिसकी दोनों रिंग्स की छठे कार्बन परमाणु पर कोई भारी समूह जुड़ा हुआ होगा, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होगा और उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। और यदि इसी बाइपिरिडीन में ही अगर हम 5 और 5- तथा 4 और 4- स्थितियों पर अगर कोई समूह जुड़ा होगा तो उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व अपेक्षाकृत कम प्रभावी होगा। जितना अधिक 6 कार्बन परमाणु पर भारी समूह जुड़ने पर जितना स्थायित्व कम होगा, उससे कम स्टेबिलिटी प्रभावित होगी। अगर दोनों रिंग्स के 5वें कार्बन पर कोई भारी समूह जुड़ा हो अथवा चौथे कार्बन पर कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो। तो आज की इस क्लास में हमने
लिगैंड से जुड़े हुए उन कारकों का अध्ययन किया जिससे किसी मेटल कॉम्प्लेक्स की स्थायित्व पर प्रभाव पड़ता है। सो थैंक यू।